इवनिंग गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और पेपर फर्स्ट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आपका लास्ट पेपर है तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो और इसी पेपर के साथ में आप एक अच्छी सी मूवी आई है भुज, आप उसको देखें। तो इसीलिए पेपर फर्स्ट, उसके लिए पेपर फर्स्ट अच्छा होना ज़रूरी है, तो इसी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और इसीलिए शायद आज मैं जो पूरा दिन वीडियो में नहीं डाल पाया। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। क्योंकि एक डिस्क्रिप्टिव बुक है, उसको मैं सब्जेक्टिव बुक है, उसको मैं जो है पढ़ रहा हूँ, तो इसीलिए उसके 350 पेजेस हैं, तो इसीलिए आज मैं वीडियो डाल नहीं पाया। उसके 2 वीडियोज़ पढ़ेंगे, 2 वीडियो में पूरी बुक हो जाएगी और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बस उसी को डिस्कस करेंगे। उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जिसको जुड़ना है वो उसका लिंक नीचे को आपको दिया है, आप जुड़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर ही लीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती है, जैसे कि सर मतलब कैसे पढ़ना है, क्या करना है, टीटी कब होगा, मतलब बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, तो कमेंट्स हम नहीं देख पाते हैं उतने सारे, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आते हैं। तो इसीलिए आप ऐसा कीजिए कि आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम पे तो जुड़ ही जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ आपको वहीं मिलेंगी। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, काफ़ी प्रॉब्लम, तो आप कमेंट जो है कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पे हमको पहले दिख जाएगा, मैं वहाँ पे रिप्लाई आपको कर दूँगा। ठीक है, वैसे मैम ही इंस्टाग्राम संभालती हैं, तो आप चाहें तो जो भी प्रॉब्लम होती है आप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी जो आप ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये 500 एमसीक्यूज जो है उसका एक पार्ट है, और जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हम डिस्कस करते रहेंगे। तो एमसीक्यूज जो स्पेशल सीरीज जो चल रही है आपकी, इसको तो आपको देखना ही है, इसको आपको स्किप नहीं करना है, और जो रिवीजन वीडियो है वो भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मतलब जो फुली वर्क है वो फर्स्ट पेपर पे आपके चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा वेट करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। कल आफ्टरनून तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पेपर फर्स्ट का जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन है, या फिर वन लाइनर है, जो भी कह सकते हैं, कि तर्क तथा दर्शन शास्त्र में विशेष योग्यता प्राप्त करने वालों को क्या कहते थे। ठीक है, तर्क तथा दर्शन शास्त्र में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले को क्या कहते थे, फाजिल। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस उपाधि को प्राप्त करने के पश्चात मुगल काल में उसे उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। जैसे कौन सी ऐसी उपाधि थी जिसको प्राप्त करने के पश्चात मुगल काल में उसको उच्च पद पर नियुक्त कर दिया जाता। तो काबिल एक ऐसी उपाधि थी जिसको पाने के पश्चात मतलब जो मुगल काल में उसे उच्च पदों के ऊपर नियुक्त कर दिया जाता था। फिर नाकी शिक्षण पद्धति क्या है, तो नाकी शिक्षण पद्धति जो है ये मध्यकाल में मुस्लिम मदरसों में उच्च कक्षाओं के योग्य छात्र जो होते थे निम्न कक्षाओं के छात्र को पढ़ाते थे। मतलब जो हायर क्लास के जो स्टूडेंट्स होते थे वो जो लोअर क्लास के स्टूडेंट थे उनको पढ़ाते थे। ये परंपरा जो है प्राचीन काल से ही चली आ रही थी, लेकिन मध्यकाल में इसका थोड़ा सा विकास हुआ है। फिर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। फिर निस्यंदन सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो मैकाले ने 24 नवंबर 1839 को निस्यंदन सिद्धांत दिया था। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन पुस्तक ये किसने लिखी है, ये मतलब सेकंड पेपर में था, थर्ड पेपर में थी ये, तो हालांकि यहाँ पे भी पूछी जा सकती है कि द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी है, तो क्या हो जाएगा, ब्रूनर ने। फिर नेक्स्ट है कि सार्जेंट योजना को अन्य किस नाम से जानते हैं। सार्जेंट योजना को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना, इसको हमारे नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 1944 में आई थी सार्जेंट योजना 40 सालों के लिए, कि मतलब 40 साल में हम भारत को पूरा डेवलप मतलब शिक्षा के क्षेत्र में पूरा डेवलप कर देंगे और ब्रिटेन की जैसे शिक्षा हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है कि सार्जेंट योजना कितने भागों में विभाजित थी, तो 12 खंडों में सार्जेंट योजना को विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है कि सार्जेंट योजना में हाई स्कूल के छात्रों से कितने प्रतिशत फीस लेने की सिफारिश की थी, तो 50% फीस लेने की बात कही थी, कि जो हाई स्कूल के छात्र हैं उनसे सिर्फ 50% की फीस ली जाए। नेक्स्ट है कि सार्जेंट योजना के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा में छात्रों एवं शिक्षक का अनुपात कितना था, तो 20 मतलब रेशियो 1, मतलब एक टीचर पे 20 मतलब स्टूडेंट्स का जो था रेशियो था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लागू हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2014 में हरियाणा से लागू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि 5 शिक्षक और प्रधानाध्यापक मतलब 5+1 कितने छात्रों का मानक है, तो 150 प्लस मतलब जो ये है मतलब इसका मानक माना गया है। ठीक है, 150 प्लस का जो है मानक माना गया है। नेक्स्ट है कि किस आयोग ने पहले प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया है, किस आयोग ने पहले प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया था, तो हंटर कमीशन ने पहले प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया था। नेक्स्ट है कि 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो TSR सुब्रमण्यम जो है इनकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस शिक्षक किस ग्रेड तक मातृभाषा या धर्म भाषा में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की है, तो
2020 की जो शिक्षा नीति आई है आपको उसको ढंग से पढ़ना है। 2020 की शिक्षा नीति जो आई है उस पे जितने भी क्वेश्चंस बन पाएंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको एक अलग वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। मिक्सअप नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आप हो सकता है कि वैदिक शिक्षा या फिर 1986 की जो शिक्षा है मतलब उससे कुछ मिक्सअप हो जाएगा। तो इसीलिए जो नई शिक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 उसका एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको बताए जाएंगे। तो कितना जो इसमें 2020 में जो है शिक्षक जो किस ग्रेड तक मातृभाषा या धर्म भाषा में पढ़ा सकता है, तो ग्रेड 5 तक, मतलब क्लास 5 तक। नेक्स्ट एक मदरसा शब्द जो है अरबी भाषा का शब्द है, और कोलकाता विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 1857 में अलेक्जेंडर डफ ने की थी। मदरसा शब्द है और मकतब जो है ना, ये दोनों जो भाषा शब्द हैं ये अरबी भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट है कि द्वैध शासन की स्थापना कब हुई थी, तो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो प्रथम भारतीय उपकुलपति हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय उपकुलपति हैं वो क्या हैं, आशुतोष मुखर्जी थे, ठीक है। 1906 2 कार्यकाल थे, 1906 से 14 तक और 1921 से 23 तक। नेक्स्ट है लीड्स विश्वविद्यालय के प्रथम उपकुलपति, तो सर नॉर्थन बोडिंगटन, ठीक है, नाथन बोडिंगटन जो थे ये लीड्स विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। नेक्स्ट है कि बेसिक शिक्षा परियोजना जो है, बेसिक शिक्षा परियोजना ये कब प्रारंभ हुई थी, तो 1993 में पूरी प्रारंभ हुई थी और 2000 में पूरी हो गई थी। यूपी में शिक्षा स्टार्ट हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था क्योंकि ये यूपी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि वर्धा शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या था, मतलब वर्धा शिक्षा क्यों स्टार्ट की गई थी, उसका केंद्र बिंदु क्या था। तो हस्तशिल्प जो है ये वर्धा शिक्षा का केंद्र बिंदु था, मतलब कुछ व्यावसायिक टाइप में था कि मतलब हस्तशिल्प से मतलब अर्निंग भी होती रहे। जो उस टाइम के वर्धा शिक्षा का जो केंद्र बिंदु था वो क्या था, हस्तशिल्प, मतलब कुछ सीखने के लिए भी ये चीज़ें किया जाती थी, पढ़ाई के साथ साथ में कुछ सीखा भी जाए। फिर नेक्स्ट है कि वर्धा शिक्षा योजना में कितने वर्ष के बच्चों के लिए, कितने वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, तो 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। फिर है कि बुनियादी शिक्षा आयोग जो है और नई तालीम, बुनियादी तालीम, ये सब क्या था, बेसिक शिक्षा के नाम से जानते थे, ठीक है। जो वर्धा शिक्षा आयोग है ये सारी जो चीज़ें हैं इनको हम बुनियादी जो शिक्षा योजना, नई तालीम, बुनियादी तालीम और बेसिक शिक्षा के नाम से भी जानते थे। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना, राष्ट्रीय अध्यापक नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि मुदालियार आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में कितने विषयों की सिफारिश की थी, ठीक है। मुदालियार आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में कितने विषयों की सिफारिश की थी, ठीक है। तो 7 सब्जेक्ट हो जाएंगे, 7 विषयों की जो है सिफारिश की थी। नेक्स्ट है कि एडम ने अपनी तीसरी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी, तो एडम ने अपनी तीसरी रिपोर्ट 1838 में प्रकाशित की थी। फर्स्ट रिपोर्ट जो थी वो 1835 में, सेकेंड रिपोर्ट 1836 में और जो थर्ड रिपोर्ट थी वो 1838 में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या थी, ठीक है। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम थी वो कौन सी भाषा थी, तो पाली भाषा जो थी वो बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम थी। देखिए जैसे कि एक कोई एफ, मैं जब सब्जेक्टिव होगा उसमें पढ़ाऊंगा, कोई एक लेखक हैं, उन्होंने कहा था कि 15,000 साल तक जो है बौद्ध शिक्षा चली थी, मतलब ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो अब ये स्टेटमेंट कैसे क्लियर है ये मैं उस वीडियो में आपको समझाऊंगा जब मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इसलिए जो पाली भाषा थी, देखिए प्राकृत भाषा क्या है, प्राकृत भाषा बौद्ध काल के समय में बोलने में आसानी थी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जो मतलब महात्मा बुद्ध थे उन्होंने किस माध्यम में शिक्षा दी थी, तो वो थी प्राकृत भाषा में। लेकिन अगर ये आ जाए कि बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या थी, मतलब पढ़ने का माध्यम क्या थी, तो वो हो जाएगा पाली भाषा में। लेकिन अगर बुद्ध की बात आती है तो क्या हम कहेंगे कि प्राकृत भाषा में बौद्ध ने मतलब प्राकृत भाषा में शिक्षा दी थी, लेकिन लिटरेचर्स जो थे उस टाइम के वो सारे के सारे पाली भाषा में बनाए गए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सेकंड पेपर का है, बट फिर भी हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा गया था, ठीक है। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ठीक है। 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो फंडामेंटल राइट से जो है ये संविधान संशोधन संबंधित है। ये पेपर फर्स्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपने देखा होगा पेपर सेकंड के जो क्वेश्चन पेपर थर्ड में आए थे, सॉरी पेपर थर्ड का जो क्वेश्चन पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड में आया था और पेपर थर्ड के क्वेश्चन पेपर 1-2 शायद क्वेश्चन पेपर फोर्थ में भी आए थे। या पेपर फोर्थ का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन मतलब किस क्वेश्चन जो है थोड़ा सा
कुछ सेम है सिलेबस में, ठीक है, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट यूनिट के। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो कॉमन है, इसीलिए ये क्वेश्चन सेकंड पेपर में है, बट फिर भी हम इसको पढ़ेंगे। तो 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये फंडामेंटल राइट से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया था, लेकिन अगर ये बात की जाएगी कब लागू किया गया था, तो लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। स्वीकृत कब किया गया था? तो अंगीकृत कब किया गया था? तो अगर अंगीकृत की बात आती है तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि भारतीय शिक्षा का आरंभ कब हुआ था? भारतीय शिक्षा का आरंभ कब हुआ था? तो 4000 से 5000 वर्ष पूर्व लगभग। देखिए, हिस्ट्री के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है, मतलब कुछ डेट्स को छोड़ करके उसमें लगभग के चीज़ें करीब होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम 4000 से 5000 वर्ष पूर्व की मतलब जो भारतीय शिक्षा थी वो आरंभ हुई थी। नेक्स्ट है कि किस काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का एकाधिकार था? किस काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का एकाधिकार था? तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का एकाधिकार था शिक्षा पर। 1400 बीसी से 200 बीसी उत्तर वैदिक काल माना जाता है। फिर नेक्स्ट है कि वैदिक काल में कितने प्रकार की शिक्षा थी? तो परा और अपरा, ठीक है। परा विद्या किससे संबंधित थी? आध्यात्मिक से, जीव, धर्म, परमात्मा, आत्मा, इन सब में इनकी बातें होती थी। और अपरा विद्या लौकिक जगत से, जैसे कि नीति शास्त्र, अंक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, ये सारी जो चीज़ें थी ये अपरा विद्या में शामिल थी। फिर सूत्र साहित्य जो है युग, ये कब मतलब माना गया? तो 600 बीसी से 200 बीसी तक जो है सूत्र साहित्य युग चला था। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे जब सब्जेक्टिव वीडियो आएगा, उसमें आपको डिटेल से बताएंगे सूत्र साहित्य क्या होता है, वैदिक साहित्य क्या होता है, उत्तर वैदिक साहित्य क्या होता है, ठीक है। फिर है अष्टांग मार्ग किस धर्म में बताया गया है? देखिए, एमसीक्यूज मैं इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ कि एमसीक्यूज आप बाद में भी देखते रहिएगा, और क्योंकि एमसीक्यूज आपको हो सकता है बार समझ में ना आए, ये आपको बार बार में देखेंगे, लेकिन मैं सब्जेक्टिव वीडियो मैं थोड़ा उसमें टाइम लगेगा, मतलब मैं आपको सुबह मॉर्निंग 6 AM या 7 AM पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और कोशिश करो, क्योंकि पेपर फर्स्ट जो है ना इस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब ये काफ़ी, मैंने जब पढ़ा है इसको तो काफ़ी अच्छा लगा है, तो इसलिए सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी, बस आप पढ़ने के लिए रेडी रहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि अष्टांग मार्ग किस धर्म में बताया गया है? तो अष्टांग मार्ग क्या है? बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म जो है अष्टांग मार्ग बौद्ध धर्म में बताया गया। उपसंपदा अधिकार संस्कार, ये इंपॉर्टेंट है। उपसंपदा संस्कार जो है किस धर्म में था? बौद्ध धर्म में। 20 वर्ष की आयु मिनिमम मानी जाती है उपसंपदा अधिकार में, ठीक है, मतलब 20 वर्ष की आयु मिनिमम होनी चाहिए। फिर पबज्जा संस्कार किस धर्म में था? तो पबज्जा संस्कार भी बौद्ध धर्म में था, इसमें भी 8 वर्ष की मिनिमम आयु होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम आयु 8 वर्ष से पबज्जा संस्कार शुरू होता है। फिर मकतब और मदरसा, मकतब और मदरसा किस भाषा के शब्द हैं? ये अरबी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। अरबी भाषा के शब्द क्या हैं? मकतब और मदरसा। फिर नेक्स्ट है कि मदरसों में इस्लाम धर्म की या में मतलब इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले को क्या कहते थे? मदरसों में इस्लाम धर्म की विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले को क्या कहते थे? इस्लाम धर्म की, ठीक है, तो आलिम कहते थे उनको, जो इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करते थे। फिर नेक्स्ट है कि अरबी फारसी साहित्य में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले को कहते थे? अरबी फारसी साहित्य में विशेष योग्यता, अरबी और फारसी साहित्य में विशेष योग्यता प्राप्त करने को क्या कहते थे? काबिल कहते थे, ठीक है, उनको क्या कहते थे? काबिल, की अरबी और फारसी साहित्य में ये काबिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना अभी हम लोग उसको कर चुके हैं, तो 1995 में नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि कस्तूरबा गांधी योजना कब शुरू हुई? तो कस्तूरबा गांधी योजना 2006-07 में शुरू हुई थी, जिसमें 75% जो है SC/ST छात्राओं के लिए और 25% BPL, ठीक है, मतलब गरीब जो बच्चियां थी उनके लिए। और जो कस्तूरबा गांधी योजना है ये सिर्फ लड़कियों के लिए चलाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार की बोर्ड की स्थापना 1921 में हुई थी। किस संविधान संशोधन के से शिक्षा का अधिकार 2002 बना? मतलब कौन सा संविधान संशोधन था जिसके माध्यम से शिक्षा का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट बना दिया गया था? तो 86 जो था 2002 में, इसका 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। तो इसके माध्यम से जो शिक्षा का अधिकार था आर्टिकल 45 में कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, तो वो उसको फंडामेंटल राइट 21A में मतलब डाल दिया गया था, किसके माध्यम से? 86 अमेंडमेंट 2002 के माध्यम से। फिर नेक्स्ट किसने कहा है कि शिक्षक के शब्दों और कार्यों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, मतलब शिक्षक जैसा कहे उसको वैसा करना चाहिए? तो किसने कहा? ये महात्मा गांधी जी ने कहा है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन NLM, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन भारतवर्ष में कब शुरू हुआ? तो 1988 में नेशनल मतलब जो है नेशनल लर्निंग मिशन, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है आरंभ हुआ था।
फिर नेक्स्ट है कि RMSA का मतलब क्या है, तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है कि बुनियादी शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है। बुनियादी शिक्षा किस रूप में जानते हैं हम, वर्धा शिक्षा को बुनियादी शिक्षा के रूप में जानते हैं, तालीम शिक्षा, ठीक है, उन सभी शिक्षाओं के बारे में हमने अभी just ऊपर पढ़ा है। तो बुनियादी शिक्षा के रूप में किसको जानते हैं, वर्धा शिक्षा को, ठीक है, बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा। फिर नेक्स्ट लॉर्ड मैकाले क्या थे, लॉर्ड मैकाले क्या थे, गवर्नर जनरल काउंसिल के कानूनी सदस्य थे, गवर्नर जनरल काउंसिल के कानूनी सदस्य थे। फिर नेक्स्ट है कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग, कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। आर्टिकल 29 किससे संबंधित है, अल्पसंख्यकों से संबंधित है, मतलब आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये किससे संबंधित है, अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अल्पसंख्यकों में रुचि का संरक्षण, मतलब ये तो आर्टिकल 29 है, लेकिन 29 और 30 जो क्या है ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है। आर्टिकल 25 से 28 क्या है, धर्म की स्वतंत्रता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आधुनिक मीडिया शिक्षा के रूप में, आधुनिक मीडिया शिक्षा के पिता के रूप में कौन है, मतलब ये क्या है, अलेक्जेंडर डेल। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसको सुधारने के लिए किया गया था, तो प्राथमिक शिक्षा की जो थी, इसका मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो एडमिशन्स हों, इसलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है इसको सुधारने के लिए, प्राथमिक शिक्षा को सुधारने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट है कि शिक्षा के 4 स्तंभों के, देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब चलाया गया था, तो 18 मतलब कहीं कहीं पे 18 जो है 1987-88 मिलता है, तो कहीं कहीं पे 86 और 87 मिलता है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मतलब दोनों ऑप्शंस आएंगे, तो इसीलिए ऑप्शन एक आएगा। अगर 86 87 आता है तो आप 86 87 लगा देना, और अगर 87 88 आता है तो आप 87 88 लगा देना, ठीक है। दोनों ऑप्शंस नहीं आएंगे, डोंट वरी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि दोनों ऑप्शंस आ जाएं तो क्या करना है, तो ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि पता है कहीं कहीं पे क्वेश्चन जो है आंसर जो है डिफरेंस दिए हैं, लेकिन अगर आ ही जाता है, ठीक है, तो आपको 87 88 लगाना है, ओके। फिर नेक्स्ट है कि शिक्षा के 4 स्तंभों के विचारों का सुझाव दिया गया है, तो कहाँ किसने दिया, शिक्षा के 4 स्तंभों का सुझाव किसने दिया है, यूनेस्को ने शिक्षा के 4 स्तंभों का सुझाव दिया है। NCERT की स्थापना जो है वो 1961 में हुई थी। NCTE की स्थापना जो हुई थी 1995 में हुई थी। कोठारी आयोग की रिपोर्ट जो है लोकतंत्र में शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन पे बात कर रहा है। जो कोठारी आयोग की रिपोर्ट थी उसने लोकतंत्र में शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन की बात कही है। फिर NCTE का उद्देश्य क्या होता है, जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य कि शिक्षा के कॉलेजों में मानकों को बनाए रखने के लिए मतलब ये काम करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है कब शुरू किया गया था, तो 86 में पास था और 87 में इम्प्लीमेंट हुआ था। कहीं कहीं पे 87 88 बताया जैसे कि मैंने आपको, तो जो आपको सही लगे वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 86 में यहाँ पे पास हुआ था और 87 में इम्प्लीमेंट हुआ था, तो बेटर है आप 86 87 लगाएं। लेकिन काफ़ी लोग हैं जैसे कहते हैं कि नहीं सर 87 88 है, तो अब आपको जैसा सही लगे वैसा लगाइए, ठीक है। वैसा मैंने ऊपर ऊपर बताया भी कि 87 88 लगाए, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर 87 88 है, बट मैंने जब गूगल पे सर्च किया तो वहाँ पे ये 86 87 ही मिला है। तो फिर अब आप देख लीजिए जैसे आपको क्या लगाना है, जो आपको सही लगे आप लगा सकते हो। फिर है किसने बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया है, ठीक है। देखिए अगर आप थोड़ा सा आप समझाई देते हैं इसको, आप लोग कन्फ्यूज ना हो। देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अगर ये कहे कि कब लागू हुआ है तो वो आप उसको 87 लगा सकते हैं, ठीक है। ये अगर ये होता है कि कब पास हुआ है तब आप 86 लगाना है, समझ गए। कब लागू हुआ है कब शुरू हुआ है वो 87 लगाना है, ठीक। किसने बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया है, तो ताराचंद कमेटी है, उन्होंने 1948-49 में मतलब बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया था। लेकिन मुदालियार आयोग ने भी 1952-53 में खोलने का सुझाव दिया। लेकिन अगर सर्वप्रथम आता है कि सर्वप्रथम किसने दिया है, तो ताराचंद कमेटी ने। लेकिन अगर आता है कि मतलब कि मुदालियार आयोग ने भी सुझाव दिया, तो हाँ दिया है, 1952-53 में मुदालियार आयोग ने भी सुझाव दिया है। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये हो गए। आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन उससे पहले एक सब्जेक्टिव का वीडियो आएगा। आई थिंक 1 घंटे का रहेगा वो, क्योंकि वो सब्जेक्टिव है तो इसीलिए उसमें काफ़ी ज़्यादा पढ़ाना रहेगा। तो आप लोग परेशान मत होना, ठीक है। आपका कल दोपहर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, तो इसीलिए आप वीडियो देखते रहें और अपडेट रहें। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई होगी आपको, मैं समझ सकता हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ आपसे। प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए है, तो ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।